हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार विश्वकर्मा आप लोग का यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ये आपका क्लास 10th का चैप्टर 2 है, यानी कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इसकी कुछ बेसिक जो डेफिनेशन जो प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाई गई है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लास 10 का सिलेबस शुरू करने से पहले हम यहाँ पे आपको उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक बार रिवीजन करा देना चाहते हैं ताकि हमें आगे इस चैप्टर को पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। तो चलिए बिना समय गवाए हम चीजों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो होता है आपका वेरिएबल। तो इस वेरिएबल शब्द को बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर सी बात समझ में आ रही होगी कि वेरिएबल आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका है वेरी और दूसरा है आपका एबल। इसका मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं कि वेरी का मतलब होता है बदलना, चेंज होना। एबल का मतलब क्या है? कैपेसिटी। यानी कि एक तरह से हम मैथमेटिक्स में हम उन सिंबलों को वेरिएबल बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू बदलती हुई माना जाता है। ओके, यानी कि अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखें तो हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि इट इज ए सिंबल दैट्स वैल्यू कंसीडर्ड एज चेंजिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है, हमने ये बात इसमें बताया है आपको कि हम मैथमेटिक्स में उन सिंबलों को वेरिएबल मानते हैं जिसमें उनका वैल्यू बदलता हुआ माना जाता है। यानी कि एक तरह से हम उनकी वैल्यू बदलती हुई मानेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स इस बात को थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक सिंबल लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक शब्द सिंबल हमने बोला है, तो चलिए हम एक सिंबल लेते हैं एक्स। हमने एक सिंबल एक्स ले लिया। अब अगर हम एक इक्वेशन लिखें x + 1 = 0, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या बताइएगा? आप बताएंगे कि x की वैल्यू इसकी -1। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग x ही सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हमने ले लिया x + 10 = 0। आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या बताइएगा? आप यहाँ x की वैल्यू -10 बताइएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंबल इस क्वेश्चन में भी x ही लिया गया है, सिंबल इस क्वेश्चन में भी x ही लिया गया है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इस सिंबल की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जा रही है, तो इस सिंबल की वैल्यू यहाँ पे -10 हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका इन दोनों एग्जाम्पल से आप बहुत क्लियर बात समझ रहे हैं कि अगर हम किसी सिंबल को कुछ इस तरह माने कि उसका हर डिफरेंट क्वेश्चन में उसकी वैल्यू क्या हो जाए? बदलती ही मानी जा रही है। सिंबल आपका वही है, x ही है, लेकिन उसकी वैल्यू एक बार -1 हो रही है, एक बार आपकी -10 हो रही है। अगर और कुछ लेते हैं तो और कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम मैथमेटिक्स में उन सिंबलों को वेरिएबल कर सकते हैं जिसका मान क्या हो? डिफरेंट क्वेश्चंस में बदलता हुआ है। तो फिलहाल मैंने x लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, m ले सकते हैं, n ले सकते हैं, कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो चलिए कांस्टेंट की भी डेफिनेशन एक बार देखते हैं हमने। तो कांस्टेंट पे अगर हम लोग बात करने जाएं, तो अगर हम कांस्टेंट का मतलब समझे, अगर कांस्टेंट को ध्यान से देखें तो इसका मतलब जो हम जानते हैं, जो इस शब्द का मतलब हम लोग जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब होता है एक तरह से फिक्स। यानी कहने का मतलब फिक्स का मतलब होता है नॉन चेंजेबल, नॉन वेरिएबल। ओके, तो एक तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इस सेंस में बात करें, अगर हम इसकी डेफिनेशन को दो, इस सेंस में अगर हम डेफिनेशन दें तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में हम उन सिंबलों को कांस्टेंट मानते हैं जिनका वैल्यू माना जाता हो कि इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। ये कहीं भी आएगा, जो भी सिंबल यूज हुआ है और जो भी उसकी वैल्यू है वही आपका वैल्यू हर जगह रहेगा। तो इसकी चलिए फॉर्मल डेफिनेशन हम इसकी लिख देते हैं कि इट इज ए सिंबल whose value considered as fixed। ओके, आप देख सकते हैं मैंने जो बात बताई आपको वही हमने डेफिनेशन लिखा है
कि ये एक प्रकार का सिंबल होता है जिसकी वैल्यू ये माना जाता है कि फिक्स है। जैसे एग्जांपल हमने जो थोड़ा देर पहले एग्जांपल लिया था उन्हीं एग्जांपल को लेते हैं। जैसे मैंने x+1 लिया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंबल 1 आया है। अब ये 1 किसी भी क्वेश्चन में आए, अगर हम इस 1 सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर 1 है तो उन क्वेश्चनों में भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 आया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 आया तो इसकी वैल्यू भी 1 है। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू 1 लिया है, ये वैल्यू बदलने वाली नहीं। और कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया y+1 = 0, तो यहाँ भी देखेंगे ये आपका 1 है। यानी कि एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू ये कहीं भी आएगा उसकी वैल्यू आपकी वहीं रखी जाएगी, वहीं मानी जाएगी जो उसकी वैल्यू है। ओके, तो ऐसे सिंबलों को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि आपको कांस्टेंट का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि हम ऐसे सिंबलों को जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, वो कहीं भी आए उसकी वैल्यू वहीं मानी जाएगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो वेरिएबल तो आप समझ चुके हैं, कांस्टेंट भी आप समझ चुके हैं। कांस्टेंट में थोड़ा सा कुछ और भी चीजें होती हैं, हम थोड़ा उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट की 2 टाइप का हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में हम लोग 2 टाइप का कांस्टेंट यूज करते हैं। तो चलिए हम उनकी बात करते हैं। जो ये 2 टाइप का कांस्टेंट कौन कौन होते हैं? तो पहला इसमें जो कांस्टेंट होता है, हम उन कांस्टेंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी कि मैथमेटिक्स में हम लोग जो 2 टाइप का कांस्टेंट यूज करते हैं उसमें सबसे पहला कांस्टेंट आपका क्या है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। दूसरा कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में इन्हीं 2 टाइप के कांस्टेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला आपका हो गया, आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, दूसरा आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग कि ये क्या होते हैं। एब्सोल्यूट कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे अगर हम शब्दों का इस्तेमाल करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी न्यूमेरल्स होते हैं, जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, वो सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूमेरल्स मतलब आप समझिए जितने भी नंबर, जैसे हम कोई भी नंबर यूज कर ले 5, 10, 1/2, तो जितने भी इस टाइप के जो आपके नंबर्स होते हैं ये सभी नंबर एब्सोल्यूट कांस्टेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। हम इनको एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। आगे दूसरा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको समझने लायक है ये चीजें, थोड़ा सा इसको आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। तो ये जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तरह से हम उन सिंबलों को बोल सकते हैं जिनको हम मानते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू फिक्स है, बदलेगी नहीं। लेकिन इसके अंदर ये खूबी होती है इन सिंबलों में कि इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, ये किसी भी आपके नंबर्स को या न्यूमेरल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने थोड़ा सा हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख लें एक बार, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज ए सिंबल whose value is considered as fixed, but it has capacity to represent any number. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। फॉर्मल डेफिनेशन में हमने यही बात लिखी है कि ये भी क्या है, एक तरह से फिक्स्ड एक सिंबल है जिसकी वैल्यू हम लोग फिक्स्ड मानते हैं, क्योंकि ये तो आपको कांस्टेंट में डेफिनेशन में ये बात जानते ही है कि सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उन्हें कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन इसके अंदर एक विशेष चीजें होती हैं। वो विशेषता क्या होती है कि ये इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि किसी भी आपके नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो चलिए पहले इस बात को हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें ax + b = 0। अब जैसे ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है, आप क्योंकि बहुत पहले से इन टाइप के एक्सप्रेशन यूज करते आ रहे हैं, तो थोड़ा मैं इन्हीं का एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका ये a है और ये जो b है, हम इनको कांस्टेंट मानते हैं, फिक्स मानते हैं, और ये x आपका क्या है, ये वेरिएबल है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब
यहाँ ध्यान दीजिए कि जो आपका ए और बी है एक प्रकार का सिंबल है, जिसको हम ये मान लें कि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, नहीं बदलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लें तो आप देखेंगे कि इसी टाइप का एक्सप्रेशन आपको मिलते जाएंगे। जैसे हम ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, बी की वैल्यू 5 ले लें, तो यही एक्सप्रेशन आपका लिखा जाएगा 2x + 5 = 0। फिर अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लें, बी की वैल्यू -10 ले लें, तो आप देखेंगे यही एक्सप्रेशन आपका लिखा जाएगा 3x - 10 = 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपके सामने ए और बी है इसकी वैल्यू हम फिक्स्ड मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ये विशेषता है कि किसी भी न्यूमेरल्स एंड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी एक बार हमने 2 और 5 लिया, एक बार 3 और -10 लिया, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट आपके इक्वेशंस इससे मिलते जा रहे हैं। जैसे हम ए और बी की वैल्यू रख रहे हैं, इसके डिफरेंट वैल्यू मिलते जा रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कांस्टेंट की तरह ही इसका एक तरह से डेफिनेशन होता है, स्वभाव होता है कि इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। लेकिन इसके अंदर एक खूबी ये भी होती है कि ये जो आपके सिंबल यहाँ पे यूज किए जाते हैं वो डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करने में कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। तो आप डिफरेंट वैल्यू वहां पे पुट करके डिफरेंट इक्वेशंस यानी कि एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हुए। और भी आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ और थोड़ा समझने के लिए इस बात को। जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप जानते हैं कि आप जो इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इसमें भी आप देख सकते हैं जो a b c होता है ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, क्योंकि a और b और c की डिफरेंट आप वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट आपके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलने लगेंगे। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोग वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ गया है। एक छोटी सी बात हम यहाँ पे और आपको बता देना चाहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। जो हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं ये आपका मैथमेटिक्स में कोई रूल नहीं होता है, लेकिन जनरली हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में आपके टोटल 26 लेटर होते हैं। तो अगर आप लोग देखते होंगे कि जो हम लोग वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन सिंबलों का यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का, वो हम लोग लास्ट के लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। और जो कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के लेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप देखे होंगे कि अगर हम लोग वेरिएबल के प्लेस पे अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो जनरली हम लोग x, y, z, u, v इस टाइप की चीजों का इस्तेमाल किया करते हैं। या कांस्टेंट के लिए अगर हम बात करें तो a, b, c इस तरह से स्टार्ट मतलब जो आपके स्टार्टिंग के लेटर्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई रूल मैथमेटिक्स में नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि आपका वेरिएबल के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट के लेटर को लेंगे और जो आपका कांस्टेंट होगा उनको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के लेटर्स लेते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगले इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करने जा रहे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हम लोग इसको देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही छोटी सी बात यहाँ पे है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। जो रिलेशनशिप आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हेल्प से बनाया जाता है। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि इट इज रिलेशनशिप बिटवीन variable and constant using mathematical operation like plus minus multiply divide। ठीक है, तो आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट बीच में रिलेशनशिप को कहते हैं, जो कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की हेल्प से बनाया जाता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। तो अगर एग्जांपल लें तो हम यहाँ पे सबसे पहले वन वेरिएबल का यूज करते हुए
हम यहाँ पे वन वेरिएबल का यूज करते हैं एग्जांपल लेकर। हम थोड़ा यहाँ पे आपको वन वेरिएबल, टू वेरिएबल अलग अलग बताएंगे एग्जांपल लेकर, ताकि हमें कुछ और भी चीजें इसमें है जो साथ साथ में हमें समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वन वेरिएबल में। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे 2x हमने लिख दिया, आप देख लीजिए। तो ये जो आपका 2x है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 एक कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो 2x हो गया। तो यह आपका क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और लेते हैं हम लोग, जैसे हमने लिया x प्लस 1/x। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी x वेरिएबल है, ये प्लस साइन लगा है, ये आपका 1 है, ये आपका x है। ये 1 आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में देख सकते हैं यहाँ प्लस ऑपरेशन यूज किया गया है, यहाँ पे 1/x यानी कि 1 कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, यहाँ पे डिवाइड ऑपरेशन यूज किया गया है। तो इसका मतलब यह भी एक रिलेशनशिप है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। तो यह भी आपका एक वेरिएबल, सॉरी ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। और भी हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं x² + 3x + 5। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपका ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये भी एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे x² है, x² मतलब क्या होगा, x × x, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में, यानी कि x × x यानी कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर प्लस साइन लगा है, फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, फिर ये x वेरिएबल है, फिर प्लस कांस्टेंट, फिर इस पर कांस्टेंट आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि यह भी एक तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से बनाया गया है। तो ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और भी हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया आपका 2x + 5/x + 9। तो ये भी आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से आपके रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया गया है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको वन वेरिएबल में क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इन्हीं बातों को हम लोग 2 वेरिएबल के लिए भी समझ लेते हैं, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो अगर हम 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करके बात करें, 2 वेरिएबल, अगर हम 2 वेरिएबल का यूज करके आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए 2xy लिख दिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, y एक दूसरा वेरिएबल है। तो ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। और भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे xy + 2/x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी आपका एक तरह से 2 वेरिएबल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ भी आपके 2 वेरिएबल्स यूज किए, मल्टीप्लाई हुए हैं, फिर यहाँ पे प्लस ऑपरेशन लगा, फिर इस तरह से। आगे भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दीजिए यहाँ पे x² + xy + y²। ये भी देख सकते हैं आपका ये 2 वेरिएबल में x और y की हेल्प से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार किया गया है। आप यहाँ इस बात को समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इन चीजों को एक तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लें। तो आपके सामने हमने कई एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में, और सभी यही बात आप कॉमन देख रहे होंगे कि यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जा रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की हेल्प से। तो ये आपके सामने लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुए। कुछ और भी चीजें थोड़ा सा हम यहाँ बता देना चाहते हैं आपको। यहाँ पे कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि टर्म, कोएफिशिएंट्स, डिग्री, ये सब चीजें क्या होती है, थोड़ा सा हम लोग इन्हीं एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं, ताकि हम लोग को आगे इन चीजों को दोबारा ना समझना पड़े, हमें यही बात समझ में आ जाए। तो एक बात हम आपको पहले बताते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होता है। तो कोएफिशिएंट्स की अगर हम बात करें, हम इन चीजों को पैराग्राफ करते हैं, तो हम पहले यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट्स के बारे में बताते हैं। तो किसी का अगर हमें कोएफिशिएंट्स के बारे में अगर हमें जानना है कि कोएफिशिएंट्स क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2x, तो मैं कहूं कि आप x का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप क्या करेंगे कि जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए आप उतने को छोड़ के रिमेनिंग जितना भी उसमें मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, जितना भी मल्टीप्लाई है सब का क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट हो जाता है। यानी कि अगर हम x का कोएफिशिएंट बोले तो आप कहोगे 2, क्योंकि 2 ही मल्टीप्लाई है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे -5x, तो आपसे पूछा जाए x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बताओगे -5। क्यों? क्योंकि x में -5 मल्टीप्लाई है। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए 2 वेरिएबल इस्तेमाल करें, हम लिखे 2xy, और मैं आपसे कहूं कि चलिए अब x का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 2y। क्यों? क्योंकि x में कौन मल्टीप्लाई है, 2 भी मल्टीप्लाई है, y भी मल्टीप्लाई है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन पालते हैं
कि आपका केवल कांस्टेंट का मतलब जो नंबर उसके आगे लिखा जाता है वही उसका कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब ये नहीं है, कोएफिशिएंट का मतलब जिसका कोएफिशिएंट आपसे पूछा जाए उसको छोड़ के रिमेनिंग जितना भी उसमें मल्टीप्लाई है सब उसका कोएफिशिएंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख दूं, जैसे मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे 3x² y और मैं आपसे पूछूं कि y का कोएफिशिएंट बताइए, ध्यान दीजिएगा y का कोएफिशिएंट, तो आप बताएंगे 3x²। तो इस तरह से आप समझते हैं कि कोएफिशिएंट का मतलब आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टर्म की। टर्म क्या होता है, किस तरह से हम टर्म को पहचानते हैं। तो आपके सामने मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। टर्म को पहचान यही होती है कि जनरली होता क्या है कि जो आपके टर्म होते हैं उसमें देखेंगे तो जो एक्सप्रेशन आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें बीच में प्लस या माइनस लगता है। तो जहां पे प्लस और माइनस लगता है ये आपके टर्म को अलग कर देता है। जैसे मान लीजिए ये तो चूंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। अब देखिए इसमें यहाँ पे प्लस लगा है, तो इसका मतलब कि एक टर्म ये हो गया, एक दूसरा टर्म, यानी कि इसमें दो टर्म है। प्लस और माइनस एक तरह से टर्म की पहचान होती है। यहाँ देखिए प्लस लगा है, यहाँ भी एक प्लस लगा, यानी कि एक आपका यहाँ टर्म है, एक दूसरा टर्म है, एक तीसरा टर्म, यानी कि आपका इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, तो आप इस तरह से टर्मों की पहचान कर सकते हैं कि प्लस माइनस लगना आपका टर्म होता है, यानी कि प्लस माइनस जो है वो आपको टर्म को क्या कर देगा, बता देगा कि कौन कितने टर्म में है इसमें। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको टर्म भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री एक तरह से जो वहां पे हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं उन वेरिएबल्स का जब एक्सपोनेंट होता है, जो आपका वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होता है वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे हम लोग पहले टर्म की डिग्री देखते हैं। हम लोग ध्यान दीजिएगा, डिग्री दो तरीके से देखा जाता है, एक टर्म की डिग्री देखा जाता है और फिर एक पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री देखी जाती है। तो फिलहाल मैं टर्म की डिग्री की बात करने जा रहा हूँ। तो टर्म की अगर हम डिग्री बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है उस वेरिएबल में जो आपका उसका एक्सपोनेंट है आप उसी एक्सपोनेंट को बताएंगे, उसकी उस टर्म की डिग्री। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहला यहाँ पे लूँ, वन वेरिएबल की बात करने जा रहा हूँ, तो वन वेरिएबल में यहाँ पे एक्स इस्तेमाल हुआ है, तो एक्स की डिग्री यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, तो 1 है, कुछ नहीं लेता तो 1 लेता है। इसका मतलब ये आपका 1 इसका डिग्री हो, इस टर्म की डिग्री 1 होगी। चलिए इस टर्म की डिग्री बताइए, तो इस टर्म की डिग्री आप देखेंगे ये क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर इस टर्म की डिग्री बताना है तो आपको x को क्या करना होगा, न्यूमरेटर में लाना होगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -1, यानी कि इस टर्म में इसकी डिग्री क्या है आप देख सकते हैं -1। ठीक है, फिर हम यहाँ बात करें तो इस टर्म की डिग्री क्या है, x का पावर यहाँ क्या है 2 है, इसका मतलब इस टर्म की डिग्री 2 हुआ। यहाँ पे x का पावर क्या है, यहाँ पे x पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। इसलिए यहाँ 5 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वेरिएबल आया नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है वेरिएबल से। तो जब यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 0 है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं किसी का भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि यहाँ पे x पावर 0 होने का कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि इस टर्म की डिग्री हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। इसी तरीके से आप ये वन वेरिएबल समझ गए, इसकी भी ये थोड़ा मैं बता दूं आपको। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जो टर्म आया है इस टर्म की डिग्री क्या है, 1 है। इस टर्म पे x नहीं आया तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। यहाँ पे x आया तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री x नहीं आया तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम 2 वेरिएबल में आते हैं या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स में आते हैं तो हम लोग करते क्या है कि जितने भी वहाँ वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं उस टर्म में, जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं उन सभी के एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका एक ही टर्म है, सिंगल टर्म यहाँ पे है, लेकिन यहाँ वेरिएबल x और y दोनों इस्तेमाल हुआ है। तो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, यानी कि इसकी कुल डिग्री, यानी कि इस टर्म की कुल डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। इस टर्म की कुल डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे भी x का डिग्री 1 है, यहाँ पे y की भी एक्सपोनेंट 1 है, तो यानी कि इस टर्म की, पहले वाले टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। दोनों ऐड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने वेरिएबल आएंगे तो आप उन सभी डिग्री, सभी के एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 2/x है, अगर हम इसकी डिग्री बताना हो तो आप देख सकते हैं x को न्यूमरेटर में लाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, यानी इस वाले टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे x² लिखा गया है, तो यानी कि एक ही टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल भी है, तो इसका मतलब इस टर्म की डिग्री 2 होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 2 वेरिएबल यूज हुआ है, तो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 1, y का एक्सपोनेंट 1, तो इस टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी, दोनों को मिला के 1 + 1 2 हो जाएगी, यानी इस टर्म की डिग्री 2 हो जाएगी। इसी तरह से इसमें y एक ही वेरिएबल आया है और इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब इस वाले टर्म की डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है,
इसी तरह से आगे भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए x आया है, इस टर्म की डिग्री क्या होगी 1 होगी, क्योंकि y यहाँ नहीं आया है। यहाँ सिर्फ y आया है, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। इस वाले टर्म की डिग्री 1 हो जाएगी, यहाँ भी इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो आप इस तरह से जितने भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, हम उसमें उसके कोएफिशिएंट्स को समझ गए, कैसे हम बताएंगे, हम टर्म को समझ गए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या उस टर्म की डिग्री क्या होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस बात को भी समझ गए। अब रही बात कि मैं यहाँ पे अभी टर्म की डिग्री की बात किया हूँ, अगर पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री की बात किया जाता है तो पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो आप देखेंगे कि अधिकतम डिग्री क्या आई है। जिस टर्म की अधिकतम डिग्री आती है वही अधिकतम डिग्री आपका पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री मानी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे की चीजें अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।